Hello, people. Welcome to Himalayan Studies. This is a whole new course on test series for हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ठीक है, HAS के लिए आपके लिए ये एक फ्री टेस्ट सीरीज हमने तैयार की है. 12 फुल लेंथ टेस्ट्स हो गए इसमें. एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे विद द फर्स्ट टेस्ट. ठीक है, 12 टेस्ट्स हो गए एकदम HPAS के पैटर्न पे ये चलेगा आपका. ठीक है, तो अगर हम HPAS पैटर्न पे कोई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इट कवर्स ऑल योर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट with our first test for HPAS टेस्ट सीरीज. इट्स अ फ्री कोर्स और आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी. हेयर इन आवर यूट्यूब सेशंस हम आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे. बट इन केस ऑफ PDF हम आपको सिंपल PDF देंगे ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको आफ्टर अटेंडिंग द सेशन हेयर. ठीक है, इस PDF पे आपके पास एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है और जो PDF आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, उस पे आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेगी ताकि आप अच्छे से टेस्ट को कर सको प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टेस्ट. थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी 100 क्वेश्चंस पूरे करते करते. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने बताना है. ठीक है, आर्टिकल 124 to 147 of the constitution deal with the supreme court. Number 1. Part 5 of the Constitution deals with the Supreme Court. Number 2. And the Supreme Court of India was inaugurated on 26th January 1950. Third. इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. एंड योर राइट आंसर इज A, 1 and 2. थर्ड आपका गलत है. सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ये आपने रीड कर लेना है. ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक्सप्लेन करके. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट, ये सही है एकदम, क्योंकि पार्ट 5 में हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट आती है. पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पे. अंडर पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 52 से 151 तक, ऑलमोस्ट 100 और 99 यहाँ पे आपके आर्टिकल्स आ गए हैं अंडर पार्ट 5. यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही हमारे पास यूनियन जुडिशरी भी आती है. इन आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल 124 टू 147 ये यूनियन जुडिशरी से डील करते हैं. सो ये भी सही है. ठीक है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट जो इनॉग्रेट हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 को नहीं हुआ था. ये रट्टा लगा दीजिए इस पे. एंड एक ये चीज़ आपने फिर यहाँ पे रीड आउट कर लेना है कि इट रिप्लेस्ड बोथ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल विच वर देन द अपेक्स ऑफ द इंडियन कोर्ट सिस्टम. ओके, second question, with reference to the committee on public undertakings, consider the following statements. Only a Lok Sabha member can become its chairman. Unlike other committees, a minister can become its member. दो चीज़ें दी है आपके पास इन रिगार्डिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ठीक है, लोकसभा मेंबर इसका चेयरमैन बन सकता है. नंबर 2, अनलाइक अदर कमिटीज, एक मिनिस्टर जो है इसका मेंबर बन सकता है. ठीक है, सिर्फ लोकसभा से होता है आपके पास, ये पूछा है, और एक मिनिस्टर है वो भी मेंबर बन सकता है. तो आपने सही उत्तर बताना है इसमें. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, नीदर 1 नॉर 2. दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है आपके पास. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओनली अ लोक सभा मेंबर
can become its chairman. Unlike other committees, a minister can become its member. दोनों में से कौन सा सही है? एंड योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. ओनली वन इज करेक्ट. क्यों? क्योंकि क्या होता है देखो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो द आंसर इज ओनली वन. ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि चेयरमैन पूछा है यहाँ पे. सो सॉरी, चेयरमैन पूछा है. ये स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है. चेयरमैन पूछा है, मेंबर नहीं पूछा है. मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में. लेकिन जो चेयरमैन होता है, ही और शी शुड ओनली बी फ्रॉम लोकसभा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है. दूसरी ये है कि मिनिस्टर भी मेंबर हो सकता है. जी नहीं, तीनों फाइनेंशियल कमिटीज़ में मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकते हैं. ठीक है, तो ये गलत हो जाता है आपके पास. एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लेनी है इस चीज़ के लिए. सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, जो चेयरमैन होता है उसको स्पीकर अपॉइंट करते हैं फ्रॉम लोकसभा मेंबर्स ओनली. थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्ड विलेज पंचायत्स एज लिटिल रिपब्लिक्स? ए रजनी कोठारी, बी एस के दे, सी बलवंत राय मेहता, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू. डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड HPPSC loves this kind of questions. Your right answer for this question is B. SK दे. SK दे ने जो है विलेज पंचायत्स को लिटिल रिपब्लिक्स बोला था, और उन्होंने बोला था कि हमारे पास इस तरह की 5 लाख लिटिल रिपब्लिक्स बन जाएगी. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एसके दे, सो सॉरी यार, एसके दे said village panchayats are to become little republics of India. Okay, we would be having 5 lakh village republics which would be morally, physically and spiritually integrated into the great republic of India. ठीक है, ये याद रख लेना है. अगर रख सको तो कोट करने के लिए मेंस में आपका हेल्प करेगा ये चीज़. Fourth question, consider the following statements. Tribunals under Article 323A, 323A can be established only by the Parliament. Two, tribunals under Article 323B can be established both by Parliament and state legislatures. So दोनों statements में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों में से, वो हमने बताना है. सो पढ़ लीजिए दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से एंड चूज योर ऑप्शन. एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट सही है आपके पास. ठीक है, आपका जो ट्रिब्यूनल्स है वो 42nd अमेंडमेंट से 1970. सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं अंडर आर्टिकल 323A, उसको सिर्फ आपका पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है, ओनली पार्लियामेंट. लेकिन जो 323B के अंडर होते हैं उसको दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं. नाउ लुक, होता क्या है, 3 तरह की लिस्ट है ना हमारे पास, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, जो मैटर्स सेंटर लिस्ट के अंदर आएंगे एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में हमारे पास सर्विस मैटर और रिक्रूटमेंट मैटर्स आते हैं. ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है. लेकिन अदर मैटर्स के लिए जो हम ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं उसमें जो सेंटर लिस्ट के चीज़ें हैं उस पे सेंटर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकता है. जो स्टेट की है उस पे स्टेट इस्टेब्लिश कर सकता है ट्रिब्यूनल्स. और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उस पे बोथ स्टेट एंड सेंटर ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इस चीज़ से आपने याद रखना है इसको. ओके, सो अगर समझ नहीं आया आपको मैंने क्या समझाया तो यू कैन गो फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ठीक है, यहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हैं इस चीज़ को. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, consider the following statements. Number 1, the president can nominate 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha.
2 members to the Lok Sabha. Number 2, the governor of a state can nominate 2 members of the Anglo-Indian community to the state legislative assembly. So इसमें से हमने बताना है which statement is or are correct. So guys, right answer for this question is A, only one. क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के लिए, लेकिन जब बात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की आती है तो ये पावर गवर्नर के पास होती है एंड ही कैन ओनली नॉमिनेट 1 पर्सन फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो इन केस दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. So your answer is A, that is only one is correct. Explanation part देख लीजिए आप यहाँ पे कि आर्टिकल 81 डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा. ठीक है, ये एक फैक्ट याद रख लीजिए यहाँ से. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज़ 552. ये भी फैक्ट बन जाता है एक अलग आपके पास. ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूटीज एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द president from Anglo-Indian community. If the president thinks that the community is not adequately represented in the house. अब स्टेट लेजिस्लेचर के केस में क्या होता है, गवर्नर कैन नॉमिनेट ओनली 1 member फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली. Sixth question, to give effect to the provisions of anti-defection law as contained in Schedule 10 of the Constitution, who among the following can make rules? Anti-defection law जो Schedule 10 of Constitution में है उसके रिगार्डिंग इन चारों में से कौन लॉ बना सकता है या रूल्स बना सकता है? ए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑन रिकमेंडेशन of a community specially made for the purpose. Your answer is A, presiding officer of the house. Let's move to the explanation part. Presiding officer of the house rule बना सकता है. The anti-defection law was passed in parliament in 1985 and the 52nd amendment to the constitution, 52nd amendment जो थी उससे 10th शेड्यूल आया है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, विच लेट डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. डिफेक्शन होता क्या है? अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वॉज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड if he either voluntarily resigned from his party or disobeyed the directives of the party leadership on a vote. दो केसेस है इसमें. अगर वॉलेंटरली आप पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर रहे हैं या फिर आप पार्टी के जो डायरेक्टिव्स है उनको डिसोबे कर रहे हैं एंड यू आर वोटिंग इन अ रिस्पेक्ट अदर देन द your party leadership wants you to vote. So दो तरह से डिफेक्शन आ जाती है. Seventh question, choose the correct ones related to sources of Indian Constitution. Indian Constitution कहाँ कहाँ से लिया गया है? So vesting residuary powers with center, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. Yes or no? Suspension of fundamental rights during emergency, Ireland Constitution. Office of Governor, United Kingdom. Judicial Review, Canadian Constitution. So the answer is D, none of the above. ये कोई भी सही नहीं है. ये सभी गलत है क्योंकि वेस्टिंग रेजिडरी पावर विद द सेंटर, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कनाडा से लिया गया है जी. ये सेंटर रेजिडरी पावर्स की बात सेंटर के साथ जो वेस्ट करती है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने लिया है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से. ठीक है. ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, it is non-justiciable, it contains basic philosophy on which the constitution is based। देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा सही नहीं है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ये गलत है, ये स्टेटमेंट। क्यों गलत है? क्योंकि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, बट वी कैन अमेंड द प्रियम्बल, और अमेंड हुई भी है प्रियम्बल। ठीक है, सो ये बाकी सारे सही है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, दिस इज़ ऑल्सो राइट, जस्टिसेबल नहीं है ये। इट कंटेन्स द बेसिक फिलोसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, बिल्कुल सही बात है ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस इसमें सब कुछ वही दिया है जो एक बेसिक फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। Now look at the explanation part. It has been clarified by the Supreme Court of India that being a part of constitution, the preamble can be subjected to constitutional amendments exercised under 368th article. However, the basic structure cannot be altered. So it will be a constitutional amendment. ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होगी, और ये हुई भी है। 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी उसमें 3 चीज़ें ऐड हुई है: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नाउ इट्स द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पहले हमने पब्लिक अकाउंट के बारे में अभी नहीं देखा है, वो कमेटी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो इट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज द फंड टू विच ऑल पब्लिक मनीज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड। नंबर 2, legislative appropriation is required for payments from the public account of India। दोनों स्टेटमेंट्स में विच वन इज करेक्ट? करेक्ट बताना है हमने, एंड योर राइट आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। क्योंकि जो भी फंड क्रेडिट होना है दैट इज क्रेडिटेड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में वो नहीं आता है। एंड नंबर 2, लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जी नहीं, लेजिस्लेटिव अप्रोप्रिएशन हमें पब्लिक अकाउंट के लिए नहीं चाहिए, ये भी हमें कंसोलिडेटेड फंड के लिए ही चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए। सो द एक्सप्लेनेशन, public account of India, all the money received by the government not forming part of consolidated fund is deposited into this account। तो जो consolidated fund में नहीं ऐड होता है वो पब्लिक अकाउंट में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं, सेविंग स्कीम्स, पोस्टल इंश्योरेंस एट्सेट्रा। अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट is not required to withdraw money from this account। Okay, question number 10, in which of the following case Supreme Court declared that the judicial review is a basic feature of the constitution, it could not be taken away by the parliament by amending the constitution। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर कब माना गया, कौन से केस में? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, और गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट्स। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1980।
एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है हमारे पास, सो सॉरी, हाँ, इन द मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड की clarifications on the interpretation of the basic structure doctrine। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था उस पे की क्लैरिफिकेशंस मिनर्वा मिल्स केस में दी गई है। द कोर्ट अनएनिमसली रूल्ड दैट द पावर of the Parliament of India to amend the Constitution is limited by the Constitution. Hence, the Parliament cannot exercise this limited power to grant itself an unlimited power. ठीक है। 11th question, which of the following is are correct about temperate cyclones? टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में, तो ये जियोग्राफी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा। दे आर फाउंड इन 35 to 65 डिग्री latitudes in northern hemisphere only. Number 2, they affect the eastern side of the continents. And your answer is D, neither one nor two. ऐसा क्यों है? क्योंकि ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं होते, सदर्न और नॉर्दर्न दोनों हेमिस्फेयर्स में फ्रॉम 35 to 65 डिग्रीज तक हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। एंड दे इफेक्ट द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, नॉट द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी, वही चीज़ है कि बोथ हेमिस्फेयर्स में ये होगा, इन बोथ द हेमिस्फेयर्स फ्रॉम 35 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स। और इनको क्यों टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है? क्योंकि ये बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स हमें मिलते हैं, ट्रॉपिक्स के अंदर नहीं मिलेंगे ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर मिलेंगे हमेशा। So now, which of the following statements is are correct? 12th question. And first, the period of revolution of sun around the galactic center is called cosmic year. Number 2, the glowing surface of sun that we see is called the corona. So your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. And the right answer for this is your A, 1 only. Okay. Why 1 only? Cause the glowing surface of sun that we see is not corona, it's photosphere. And let's go to the explanation. What does explanation say? Is this the period of revolution of sun around the galactic center is called cosmic year? Okay, that is true. It is about 250 million years. The glowing surface of sun that we see is called photosphere. Above the photosphere is red colored chromosphere. फोटोस्फेयर के बाहर हमारे पास क्रोमोस्फेयर जो कि रेड कलर्ड होता है। एंड कोरोना इज द मैग्निफिसेंट लेयर विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग एक्लिप्स। एक्लिप्स के टाइम जो हमें एक लेयर दिखती है सन पे, दैट इज कोरोना। 13th question, which of the following is the southernmost group of islands in Lakshadweep Islands? अमिंदिवी, मिनिकॉय, कैननौर और कवरती। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एंड योर आंसर इज बी, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है वो सदर्न एंड में है, बिल्कुल एकदम सदर्न एंड में है, अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड्स में। So explanation, Minicoy is the southernmost group of islands. These are most developed in terms of infrastructure. Minicoy is separated from other island through a water body called 9 degree channel. So ये चीज़ भी याद रखनी है कि 9 degree channel से ये बाकी एरिया से separated है। So 14th question, which of the following statements is are correct? Mesopause lies between mesosphere and exosphere. Temperature inversion takes place in mesopause. Select the correct answer. So correct answer आपको बताना है इसमें, okay? Correct answer बताना है. Only one, only two, both one and two, neither one nor two.
So mesopause lies between mesosphere and exosphere. Is this true? No, this is not true. So only B is true. That temperature inversion takes place in mesosphere. Temperature inversion होता है mesosphere में, ठीक है? So mesopause lies between mesosphere and ionosphere. Exosphere के बीच में नहीं है, mesosphere and ionosphere के बीच में है. And electrically charged ions are present in ionosphere. They absorb solar radiation. That is why temperature increases in this zone. Temperature increase हो रहा है मतलब हाइट में जाने पे. यूजुअली क्या होता है, हाइट पे जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस जो कि आइनोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से. सो दे एब्जॉर्व सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. एंड जब ऐसा फिनोमिनन हो कि डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो रहा है, दिस phenomenon is known as temperature inversion. 15th question, which of the following is are correct about Gulf of Martaban? Number 1, it is the place where pearls are found. Number 2, it is located in Sea of Japan. So choose the correct answer. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is A, only 1. Why? Because it is not located in Sea of Japan. It is located just below Myanmar in the Andaman Sea. ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, बाकी इधर है बांग्लादेश. एंड हेयर यू हैव गल्फ ऑफ मार्ताबान. इट इज जस्ट बिलो म्यांमार, द पार्ट ऑफ अंडमान सी. ठीक है, अंडमान सी का ये एक भाग है. सो बिफोर हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में एक क्वेश्चन देखा था पीछे. वहाँ पर हमने मैप में उस चीज़ को नहीं देखा था. सो फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी दिस मैप. ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है. ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को लक्षद्वीप कहा जाता है. सदर्न मोस्ट पॉइंट इसका पूछा गया था, दैट इज़ मिनिकॉय. ठीक है, मिनिकॉय. एंड हेयर समवेयर रन्स द 9 डिग्री चैनल. के जो बाकी के आइलैंड्स है वो इस 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं. नंबर 2, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है दे आर सेपरेटेड विद 10 डिग्री चैनल. ठीक है, ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो चलो उसके लिए भी मैप ऐड कर ही लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़. So this map is for Andaman and Nicobar Islands. Here are the Andaman group of islands and here the Nicobar group of islands. And this is the 10 degree channel that separates both Andaman Islands and Nicobar Islands. 16th question, which of the following winds is a hot, dry, dust-laden wind blowing from the Sahara to Guinea coast? कौन सी विंड्स है जो सहारा से गिनिया की ओर हॉट ड्राई डस्ट को लेकर बहती है? ए सिरोको, बी खमसिन, सी गिबली और डी हरमतन. सो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी हरमतन. ओके, इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे Harmattan is a hot, dry, dust-laden wind blowing from the Sahara to Guinea coast. It is also called the doctor. It is also called the doctor. याद रखना है इस चीज़ को, एक फैक्ट और आ जाता है आपके पास. It provides a welcome relief from the damp air of the Guinea coast. ठीक है, क्या करता है ये कि वेलकम रिलीफ देता है डैम्प एयर फ्रॉम द डैम्प एयर ऑफ गिनिया कोस्ट में डैम्प एयर होती है उसके लिए एक ये वेलकम रिलीफ देता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द डॉक्टर. 17th question, which of the following passes in Western Ghat is are correctly matched?
Palghat between Palkat and Coimbatore, Shenkota between Mumbai and Nasik, Talghat between Mumbai and Pune. Select the correct answer. 1, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. Correct answer is A, only one. सिर्फ ये correct है. Shenkota is not between Mumbai and Nasik. It is between कोलम एंड मदुराई. कोलम एंड मदुराई के बीच है. एंड थालघाट इज बिटवीन मुंबई एंड नासिक. मुंबई एंड नासिक. 18th question. Identify the crop from the climatic conditions given below. Number 1. High rainfall of 250 to 300 centimeters, well distributed over the whole year. Number 2. It grows well in temperature conditions between 25 to 35 degree Celsius. And the correct answer for this one is D, rubber. रबर के लिए ये कंडीशंस चाहिए, जो दोनों ही कंडीशंस 250 to 300 सेंटीमीटर्स तक की रेनफॉल एंड 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. 19th question. In which of the following states is the National Waterway 3 located? A. Kerala, B. Andhra Pradesh, C. Odisha और उड़ीसा, D. असम. करेक्ट आंसर इज ए, केरला. केरला में है नेशनल वाटरवे 3. नेशनल वाटरवेज की एक मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. National Waterway 3 or the West Coast Canal is located in Kerala state and run from Kollam to Kottapuram. Kollam to Kottapuram is National Waterway 3. The 205 kilometer long West Coast Canal is India's first waterway with all-time navigation facility. The National Waterway 3 is consist of West Coast Canal, Champakara Canal and Udyog Mandal Canal and runs through Kottapuram, Cherthala, Trikunafuza, Kollam and Alafuza. Okay. So ये डिटेल्स आपने देख लेनी है, याद कर लेनी है. वैसे वाटरवेज में इतना डिटेल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है एचएएस में. जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट. ओके. 20th question. Which of the following are correctly matched? Vernal equinox 21st March, autumn equinox 22nd September एंड समर सोलिस्टिस 21st जून. तो ये दो चीज़ें होती है. इक्विनॉक्स आर इक्वल डेज एंड नाइट्स. जब दिन और रात दोनों इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं दे आर नोन एज इक्विनॉक्सेस. एंड सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस इज लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का. विंटर सोलिस्टिस भी एक चीज़ होती है, दैट इज लॉन्गेस्ट नाइट होती है वो साल की. नाउ all of these are right. So 1 2 3 तीनों ऑप्शंस सही है. एंड विंटर सोलिस्टिस जो है दैट इज योर 22nd December. ये चीज़ें याद कर लेनी है. 21 मार्च, 22 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर. 21st question. Shaka Samvat began in which of the following years? 57th BC, 78th AD, 319th AD और 428th AD. So factual question है. Right answer is B, 78th AD. 78th AD. The Vikrama Samvat began in 57th BC, the Shaka Samvat in 78th AD and the Gupta era in 319 AD. ये चीज़ें याद कर लेनी है. विक्रम संवत 57 BC, शका संवत 78th AD, गुप्ता era 319th
22nd, which of the following rulers was the founder of सोमापुरी विहार? सोमापुरी विहार का फाउंडर कौन था? ए कुमार गुप्ता, बी धर्मपाला, सी गोपाला और डी अशोका. Right answer is B. Dharampala. Dharampala was the founder of Somapuri Vihara. So Pala rulers in the eastern part of India founded many Buddhist viharas and chaityas. Dharampala founded Vikramashila University and Somapuri Vihara. 23rd question. Shahana is an important officer in the Sultanate period. What is the work of Shahana? So Shahana was an important officer in the Sultanate period. What was the work of Shahana? क्या काम था शहाना का? Number 1, market officer. Number 2, major land revenue officer. Number 3, maintains king's household. और number D, head of the army. चारों में से क्या था? A, market officer. Market officers को शहाना कहा जाता. Alauddin Khilji set up 3 markets. Each market was under the control of market officer Shahana, who maintained a register of the merchants and strictly controlled the shopkeepers and the prices. 24th question. Which of the following battle was fought between Prithviraj Chauhan and Muizzuddin Muhammad? So this Muizzuddin Muhammad और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ वायहिंद, बैटल ऑफ टरेन, बैटल ऑफ चंदावर और बैटल ऑफ बुंदेलखंड. सो दिस मुइजुद्दीन मोहम्मद इज मोहम्मद घोरी. मोहम्मद घोरी जो था. So Muizzuddin Muhammad was also known as Muhammad Ghori. 2 battles were fought between Prithviraj and Muizzuddin Muhammad at Tarain in 1191 and 1192. One more factual question. 25th. Teen Darwaza is a fine example of Gujarati architecture. It is located in which of the following cities? A. Sabarmati, B. Ahmedabad, C. Patan or D. Girnar. So right answer for this question is B. Ahmedabad. Ahmedabad was founded by Ahmad Shah of Gujarat. He shifted the capital from Patan to Ahmedabad. Gujarat is famous for its rich architecture. Jama Masjid, Teen Darwaza are famous buildings of Ahmedabad. So guys, let's do one thing. Let's divide our first test into 4 parts. So video क्योंकि यार काफ़ी लंबी बन रही है, तो let's divide it into 25 questions into 4 parts. So we will complete 100 questions in 4 parts or 4 videos. So we are done for the first part of our first test. You can download the PDF from the link given below. Please subscribe and share and like and keep practicing and clear your exams. All the very, very best, guys.